हेलो दोस्तों, यह है सामाजिक अध्ययन का पांचवा टेस्ट सीरीज का ये पांचवा टेस्ट है। इस पांचवे टेस्ट में देखते हैं कौन स्टूडेंट कितने मार्क्स लेकर आते हैं। आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए इस टेस्ट में, कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताएं कि आप कितने नंबर लेकर आए हैं। और ये टेस्ट आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इसमें प्रश्नों का जो लेवल है वो मैंने बढ़ा दिया है। तो आइए देखते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। इसीलिए इस टेस्ट का नाम भी रखा गया है परखो अपनी तैयारी। जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है वो इसी नाम से है, परखो अपनी तैयारी। तो कक्षा 6 से 10वीं तक की पुस्तकों में जो मैटर दिया हुआ है उन मैटर्स में से बहुत सारे क्वेश्चन ऐड किए गए। इसके अलावा जो आपका सिलेबस है उसी के अनुरूप इस में जो प्रश्न ऐड किए गए हैं उनका लेवल बढ़ा दिया गया है। लेवल बड़ा होने के कारण अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा, घर पर कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी और उनमें क्या अध्ययन किया, इन सब के बारे में आज हम आप अपना परीक्षण करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, आभानेरी के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? विकल्प हैं गुर्जर प्रतिहार, चौहान, गुहिल सिसोदिया या राठौड़। प्रश्न को दोबारा देखिए, आभानेरी के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? आभानेरी दौसा में है ये। अब देखिए, अनुमान लगाइए क्या उत्तर होगा। गुर्जर प्रतिहार, चौहान, गुहिल सिसोदिया या राठौड़। इसका उत्तर है गुर्जर प्रतिहार। आभानेरी के जो कलात्मक वैभव हैं वो गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। झांगर झुंगर संस्कृति के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? विकल्प देखिए, कोट दीजी, रंगपुर, आलमगीरपुर या चन्हूदड़ो। क्या उत्तर होगा? झांगर और झुंगर संस्कृति के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? तो इसका आंसर है चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो सभ्यता को झांगर और झुंगर संस्कृति भी कहा जाता है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? विकल्प देखिए, तक्षशिला, राजगृह, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। ध्यान रखिएगा, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के समय हुआ था ये। सिंधु सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम कहां से कहां तक है? पूर्व से पश्चिम पूछा है। देखिए, सिंधु सभ्यता का विस्तार विकल्प क्या है? आलमगीरपुर से सुतका गेनडोर। दूसरा विकल्प है सुतका गेनडोर से आलमगीरपुर। तीसरा है मांडा से देमाबाद और चौथा है देमाबाद से मांडा। अब आप इसमें अनुमान लगाइए कि क्या उत्तर होगा, क्योंकि विकल्प एक जैसे हैं, केवल इनको अपोजिट कर रखा है और जिसको कंफर्म याद होगा वही बता सकता है कि सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर। क्या पूछा गया है कि पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर कहां से कहां तक है? तो इसका आंसर है आलमगीरपुर से लेकर सुतका गेन डोर तक, यानी पहला जो विकल्प है उसमें सही है। और यदि पश्चिम से पूर्व पूछा जाता तो दूसरा उत्तर सही होता, और उत्तर से दक्षिण पूछा जाता तो तीसरा उत्तर सही होता, और दक्षिण से उत्तर में जो है चौथा उत्तर सही होता। तो ये इस प्रकार सिंधु सभ्यता का विस्तार है। आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? अब ये तो आपको याद होना चाहिए, जल्दी से आंसर दीजिए। भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था? महमूद गजनी, मोहम्मद गोरी, बाबर और मोहम्मद बिन तुगलक। क्या है इसका आंसर? कौन आया था सबसे पहले मुस्लिम शासक? भारत का मुस्लिम शासक पूछा है। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि आंसर है महमूद गजनी, लेकिन मैं बता दूं ये उत्तर गलत है। अब बाकी तीन में से एक राइट है, तो कौन सा राइट होगा? इसका उत्तर है मोहम्मद गोरी। भारत का जो प्रथम मुस्लिम शासक, प्रश्न को गौर से पढ़े कि भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद गोरी था। महमूद गजनवी ने आक्रमण जरूर किए थे लेकिन वो भारत का नहीं बना था, उसने छोटे छोटे राज्यों पर अधिकार किया था। लेकिन मोहम्मद गोरी जो था, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय को उसने हराकर भारत की सत्ता संभाली थी। इसलिए प्रथम मुस्लिम शासक जब भी पूछा जाए तो उत्तर होगा मोहम्मद गोरी। रोपड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? विकल्प देखिए, सिंधु, रावी, सतलज, भोगवा। रोपड़ सभ्यता जो है सतलज नदी के किनारे विकसित हुई थी। मुंतखब उल तवारीख नामक ग्रंथ किसने लिखा था? विकल्प है अबुल फजल, अमीर खुसरो, अल बरूनी या अब्दुल कादिर बदायूनी।
क्या आंसर होगा? मुंतखब उल तवारीख नामक ग्रंथ इन चारों में से किसने लिखा है? उत्तर है, सोच लीजिए आप, अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी ने जो है मुंतखब उल तवारीख नामक ग्रंथ लिखा था। सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम कौन से स्थल की खोज हुई थी? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी और कालीबंगा। ये तो सबको याद होगा, सिंधु सभ्यता में सबसे पहले जो है हड़प्पा नामक स्थल की खोज हुई थी। किस राज्य के सिंधु सभ्यता स्थलों से बाजरे के दाने प्राप्त हुए हैं? विकल्प देखिए, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। इन चारों में से कौन सा राज्य ऐसा है जहां से सिंधु सभ्यता के जो स्थल है वहां बाजरे के दाने प्राप्त हुए हैं? क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर है गुजरात। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से विश्व के सबसे प्राचीन जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? सिंधु सभ्यता के किस स्थल से विश्व के सबसे प्राचीन जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? देखिए विकल्प, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी और कालीबंगा। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा से जो है विश्व के सबसे प्राचीन जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। फर्दर एक्सकेवेशन एट मोहनजोदड़ो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन हर्बर्ट मार्शल, जॉन हेगड़े, मॉरले डोगस या अर्नेस्ट मैके। फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो नामक पुस्तक के लेखक हैं अर्नेस्ट मैके। बगरू का युद्ध कब हुआ था? 1745, 1744, 1747 या 1748? आंसर होगा बगरू का युद्ध कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 1748 में जो है बगरू का युद्ध हुआ था। निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? विकल्प देखिए, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर या बेराट। प्रश्न को देखिए और आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा मिली है पंचमार्क? कालीबंगा से, आहड़ से, गणेश्वर से या बेराट से? क्या उत्तर होगा इसका? बेराट से जो है प्राप्त हुई। अब देखिए इसमें जो आप प्रश्न देख रहे होंगे इसका स्तर थोड़ा सा बड़ा हुआ है। कुछ मीडियम क्लास के प्रश्न भी हैं जो 6 से 10 की पुस्तकों में दे रखे हैं और कुछ का प्रश्न काफी हाई है। कुछ ऐसे प्रश्न भी इसमें ऐड किए गए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, जो एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आए, कहीं डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि आपका क्लियर मैं कर दूंगा। और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप वहां से ज्वाइन हो सकें और कोई भी आपको डाउट्स हो तो वो आप क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट, समाधि R37 सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई है? धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और रंगपुर। इन चारों में से समाधि R37, ये प्रश्न कई बार आपने पढ़ा होगा। समाधि R37, बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर है हड़प्पा से जो है समाधि R37 जो है प्राप्त हुई है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 23 सितंबर 1757, 23 सितंबर 1767, 22 अक्टूबर 1754 और 22 अक्टूबर 1764। क्या आंसर होगा? अब देखिए आपको याद होना चाहिए बक्सर का युद्ध 1757 में हुआ था, इसमें एक ही विकल्प है 1757 का। हाँ, कि 1764 में हुआ था? जल्दी बताइए। बक्सर और प्लासी में कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था कि बक्सर का युद्ध हुआ था? सोचिए। जी हाँ, प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ था और बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। सिंध का नखलिस्तान किस सभ्यता को कहा जाता है? वनावली, कोटदीजी, मोहनजोदड़ो या सुत्का गेनडोर। सिंध का नखलिस्तान किस सभ्यता को कहा जाता है? इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो को जो है सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है। युद्ध का देवता किसे माना जाता है? अग्नि, इंद्र, सूर्य या वरुण। इन चारों में से क्या विकल्पों में से क्या आंसर होगा? युद्ध का देवता
इंद्र को माना जाता है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे? ये तो सभी को याद होना चाहिए। गायत्री मंत्र के रचनाकार, विकल्प देखिए, महर्षि व्यास, वाल्मीकि, विश्वामित्र या अगस्त्य ऋषि। इसका उत्तर है विश्वामित्र ने जो है गायत्री मंत्र लिखा था। प्लासी का युद्ध, अब देखिए वापस आ गया प्लासी और बक्सर। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो अभी मैंने बताया था आपको 1757 में। इसमें देखिए पहला ही विकल्प राइट है, 23 जून 1757 को जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर और चंद्रप्रभु। इन चारों में से जो तीर्थंकर हैं, चारों तीर्थंकर, इन चारों तीर्थंकर में से क्या उत्तर होगा? जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव जो है जैन धर्म के संस्थापक हैं। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1920, 1922, 1928 या 1930? बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। बौद्ध धर्म में गृह त्यागना क्या कहलाता है? महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र प्रवर्तन या महाकश्यप। इन चारों में से बौद्ध धर्म में गृह त्यागना क्या कहलाता है? याद होना चाहिए, तो सरल प्रश्न है बिल्कुल ही। जी हाँ, महाभिनिष्क्रमण कहलाता है बौद्ध धर्म में गृह त्यागना। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक या अजातशत्रु। इन चारों में से क्या आंसर होगा? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक या अजातशत्रु। अब आप सोच रहे होंगे चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये भी गलत है। इसका आंसर सम्राट अशोक। आप सोच रहे हो तो ये भी गलत है। इसका आंसर है बिंदुसार। बिंदुसार को जो है मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब क्यों माना जाता है ये मैं आपको बता दूं, ताकि आपके कभी गलत नहीं होगा ये प्रश्न। क्योंकि बिंदुसार ने जितने भी अपने शत्रु थे, उन सभी शत्रुओं का नष्ट कर दिया था। एक भी शत्रु उसके शासनकाल में नहीं था। और इसके साम्राज्य का विस्तार, मौर्य साम्राज्य का विस्तार बिंदुसार के समय हुआ। और उसने अपने जितने भी शत्रु थे उन सबका नाश करते हुए वो आगे बढ़ा। इसीलिए सबसे ज्यादा उपनाम जो है बिंदुसार को दिए गए हैं। आपने पिछले टेस्ट यदि दिए होंगे 1, 2, 3, 4, चारों टेस्ट में बिंदुसार के प्रश्न मैंने ऐड किए, क्योंकि ये मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है। वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? कुशीनीरा, वैशाली, कौशाम्बी या श्रावस्ती। वत्स महाजनपद की राजधानी निम्न में से कौन सी है? कौशाम्बी जो है वत्स महाजनपद की राजधानी। मौर्यकालीन कालसी शिलालेख कहाँ स्थित है? मौर्य काल का है कालसी शिलालेख। विकल्प देखिए, देहरादून, काठियावाड़, पेशावर और करनूल। ये स्थित है देहरादून। कालसी शिलालेख देहरादून, मौर्य काल का है, ध्यान रखिएगा। अशोक ने किस अभिलेख के द्वारा पशु बलि पर रोक लगाई थी? अभिलेख 1, 5, 9 और 11। कौन सा ऐसा अभिलेख था अशोक का जिसके द्वारा अशोक ने पशु बलि पर रोक लगाई थी? क्या आंसर होगा? इसका आंसर है अभिलेख 1 के द्वारा अशोक ने पशु बलि पर रोक लगाई थी। हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में कब मिलाया गया? विकल्प देखिए, 18 जुलाई 1948, 13 सितंबर 1948, 22 नवंबर 1948 और 26 जनवरी 1950। कब हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में मिलाया गया था? क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर है 13 सितंबर 1948 को जो है हैदराबाद रियासत को पुलिस बल पर भारतीय संघ में मिलाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है पुलिस बल का प्रयोग किया था और उसके द्वारा हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में विलय किया गया। सेंड्रोकोट्स किस मौर्य शासक को कहा जाता है? सेंड्रोकोट्स। विकल्प है, पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, तीसरा वृहद्रथ और चौथा है अजात शत्रु। क्या आंसर होगा? सेंड्रोकोट्स। चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है सेंड्रोकोट्स। किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? गिरनार अभिलेख, मानसेहरा अभिलेख,
कौशाम्बी अभिलेख या कुशीनारा अभिलेख? क्या उत्तर होगा? रानी का अभिलेख उपनाम किस अभिलेख को दिया गया है? तो इसका उत्तर है कौशाम्बी अभिलेख को जो है रानी का अभिलेख कहा गया है। अब देखिए इसमें जो प्रश्न ऐड किए गए हैं आपने देख लिया होगा, रीट के स्तर से ही इसमें प्रश्न बनाए गए हैं, क्योंकि रीट का जो एग्जाम है बहुत ही टफ होने वाला है। 16 लाख से ज्यादा इसमें फॉर्म भराए गए हैं। अब उसमें यदि आपको निकलना है तो आपकी तैयारी भी उसी लेवल की हो, उसी अनुरूप इस वीडियो में प्रश्न डाले गए और आगे के जो वीडियोस आपको मिलेंगे वो भी इसी लेवल के मिलेंगे, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकें और ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का आप अध्ययन कर सकते हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जितने भी वीडियोस हैं वो आप देख सकें और अधिक से अधिक नंबर ला सकें। नेक्स्ट, पंडित नेहरू ने दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह किसे बताया? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, अगस्त घोषणा या वेवेल योजना? इन चारों में से पंडित नेहरू ने किसके बारे में कहा था कि दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील है? किसको कहा है? आंसर है इसका अगस्त घोषणा को कहा था पंडित नेहरू ने, दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? शातकर्णी प्रथम, सिमुक, पुलुमावी या यज्ञश्री शातकर्णी? इसका आंसर क्या होगा? आंसर है सिमुक। सिमुक ने जो है सातवाहन वंश की स्थापना की थी। इंडो यूनानी शासक किसे कहा जाता है? पुष्यमित्र, मिनांडर, कनिष्क या डेमेट्रियस प्रथम? इन चारों में से इंडो यूनानी मतलब हिंदू और यूनानी शासक किसे कहा गया? हिंदू और यूनानी शासक कहा गया है मिनांडर को। प्रयाग प्रशस्ति में धरणी बंद किस शासक को कहा गया है? प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहा जाता है, उसमें धरणी बंद जो है किस शासक को कहा गया है? विकल्प देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त। इन चारों में से क्या आंसर होगा? इलाहाबाद प्रशस्ति आपको याद होना चाहिए कि किसके समय लिखी गई थी और किसने लिखी थी। दो प्रश्न तो ये मैं पहले दे चुका हूं। तो इलाहाबाद प्रशस्ति लिखी गई थी समुद्रगुप्त के समय, और किसने लिखी थी? हरिशेन ने लिखी थी। तो अब इसका आंसर क्या होना चाहिए? धरणी बंद जो है किस शासक को कहा गया है? जी हाँ, समुद्रगुप्त ही इसका आंसर है। समुद्रगुप्त के समय ये प्रशस्ति लिखी गई थी हरिशेन द्वारा, और धरणी बंद भी जो है समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। एरण का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु? इन चारों में से एरण का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर है मध्य प्रदेश के सागर जिले में जो है एरण का विष्णु मंदिर स्थित है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? अब देखिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ये आपको याद होगा। लेकिन किसने कहा था, प्रश्न अब ये आया है। विकल्प देखते हैं, वी ए स्मिथ, दूसरा विकल्प है आर टी मैके, तीसरा है पी पी मॉर्श और चौथा है जे कोमिनियस। इन चारों में से क्या उत्तर होगा? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन जो है वी ए स्मिथ ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? पहला है देवपाल, दूसरा महेंद्रपाल प्रथम, तीसरा है भरत भट्ट प्रथम और चौथा है नागभट्ट प्रथम। निम्न में से कौन सा शासक जो है गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है पूछा है? तो क्या उत्तर होगा इसका? भरत भट्ट प्रथम। महान संस्कृत कवि और नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित थे? राजा भोज प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम, इंद्र तृतीय और महीपाल। इन चारों में से क्या उत्तर होगा? राजशेखर जो किसके दरबार से संबंधित है? महेंद्रपाल प्रथम के दरबार से संबंधित है। निम्न में से गुलाम वंश के किस शासक को लाख बख्श की संज्ञा दी गई? लाख बख्श की संज्ञा गुलाम वंश के किस शासक को कहा जाता है? विकल्प देखते हैं, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन और मसूद शाह। इन चारों में से लाख बख्श किसको कहा जाता है?
कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख बख्श की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इसने जब भी दान करता था तो लाखों रुपए दान करता था, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है, इसलिए इसको लाख बख्श की संज्ञा दी गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जयपुर में अधिवेशन कब हुआ था? 1946, 1948, 1928 और 1927। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जयपुर में अधिवेशन कब हुआ था बताइए? जयपुर में एक ही अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और वो हुआ था 1948। भागोर सभ्यता किस नदी के किनारे अवस्थित थी? लूनी नदी, बनास नदी, आहड़ नदी और कोठारी नदी। भागोर सभ्यता जो है कोठारी नदी के किनारे अवस्थित थी। राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर सभ्यता स्थित है? हनुमानगढ़, गंगानगर, सीकर, झुंझुनू। इस जिले में गणेश्वर सभ्यता? सीकर जिले में। मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्य विहीन उषा काल की संज्ञा किसने दी है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक और स्वामी दयानंद सरस्वती। सूर्य विहीन उषा काल की जो है संज्ञा मॉन्टेग्यू घोषणा को किसने दी थी बताइए आंसर। और आपके कितने उत्तर राइट निकलता है, आप कागज पेन लेकर बैठो, कितने राइट और कितने गलत है कमेंट में जरूर बताइए, ताकि आपके जो गलत उत्तर हैं आपको याद रखने हैं, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाल गंगाधर तिलक, मॉन्टेग्यू घोषणा को जो है सूर्यविहीन उषा काल किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक। हंटर कमेटी निम्न में से किससे संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हंटर कमेटी निम्न में से किससे संबंधित है? देखते हैं कौन आंसर सही देता है इसका। चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग, खिलाफत आंदोलन और होम रूल आंदोलन। हंटर कमेटी क्या होगा इसका उत्तर? इसका आंसर है जलियांवाला बाग। जब हत्याकांड जब हुआ था उसके बाद एक कमेटी गठित की गई थी जिसको हंटर कमेटी कहा जाता है। हंटर इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसका नाम है हंटर कमेटी। नरेंद्र मंडल की स्थापना कब की गई थी? 1920, 1921, 1922 और 1923। तो नरेंद्र मंडल की जो स्थापना है वो 1921 में की गई थी। ओजियाना सभ्यता किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, नागौर, उदयपुर, राजसमंद। क्या उत्तर होगा इसका? ओजियाना सभ्यता कहाँ स्थित है? ओजियाना सभ्यता ये भीलवाड़ा में स्थित है, ओजियाना सभ्यता। मेवाड़ का उद्धारक किस शासक को कहा जाता है? ये तो आपको याद होगा। मेवाड़ का उद्धारक जो है क्या विकल्प है देखते हैं। बप्पा रावल, राणा हम्मीर, महाराणा कुंभा और राज सिंह। चारों ही महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। इन चारों में से किसे कहा जाता है मेवाड़ का उद्धारक? राणा हम्मीर। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। जो मेवाड़ की राजधानी रहा। हम देखिए प्रश्न को किस प्रकार घुमाकर पूछा गया है कि महाराणा प्रताप ने किसको अपनी राजधानी बनाया था? चावंड को। और चावंड को राजधानी बनाया, तो ये मेवाड़ की राजधानी कब तक रहा चावंड? विकल्प देखिए 1597 तक, 1605 तक, 1609 तक या 1615 तक। क्या उत्तर होगा इसका? चावंड जो है कब तक मेवाड़ की राजधानी रहा? तो इसका उत्तर है 1615 तक। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम क्या रखा था? मोमिनाबाद, खिजराबाद, नसीराबाद या होशंगाबाद। 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम जो है खिजराबाद रखा था। बेराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी रहा है? मत्स्य, शिवी, पांचाल या चेदी। इसका उत्तर तो सभी को याद होना चाहिए। बेराट जो है प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी रहा है? मत्स्य जनपद की राजधानी रहा है, विराट नगर भी जिसको कहा जाता है। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? कक्कुक, रज्जित, बाऊ या नागभट्ट प्रथम। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? इसका उत्तर है नागभट्ट प्रथम ने जो है मंडोर से अपनी राजधानी लेकर कहाँ गया था? नागभट्ट प्रथम मेड़ता गया था।
तो इस प्रकार ये आपका 5वां टेस्ट था और इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ऐड किए गए थे। और भी टेस्ट देने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और जो जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिए हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और हमारे चैनल पर भी आप उपलब्ध है, तो आप आराम से टेस्ट दीजिए और अपनी तैयारी को परखिए, क्योंकि इस सीरीज का नाम ही है परखो अपनी तैयारी। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सोल्व कीजिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है या जिसको आप भूल जाते हैं उसको आप लिख कर रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए ऐड किए जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं।